हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं एचआर कुशवाहा, उच्च माध्यमिक शिक्षक। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप टुडे you are happy and healthy and ready to learn. Today I am going to teach you the next lesson, the question answer of the next lesson. The name of lesson, the last spring, खोया वसंत। आज मैं क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ आपको अपने नेक्स्ट लेसन के, जो 12th क्लास फ्लेमिंगो से लिया गया है। आपके लेसन का नाम है खोया वसंत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लास्ट स्प्रिंग। यह एक बच्चे की कहानी है जिसका बचपन खो जाता है और उसके साथ और भी फिर उसके दोस्त हैं, मुकेश है, साहिब है। इनकी ज़िंदगी किस प्रकार ये कूड़ा बीनते हैं, कचरा बीनते हैं, उससे संबंधित ये लेसन है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए या फिर प्ले लिस्ट के अंदर यह वीडियो मिल जाएगा। आज मैं इस लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। इसका मतलब है कि साहिब गार्बेज डंप में क्या ढूंढता है, क्या खोजता है। ये इसका आंसर है। थोड़ा सा चेंज कर दें लोकेशन। व्हाट इज़ साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। व्हाट इज़ साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। साहिब गार्बेज डंप, कचड़े के कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता है। तो देखिए अपन यहाँ से देखते हैं। साहिब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप। गार्बेज डंप में साहिब सोना ढूंढता है, गोल्ड ढूंढता है। ही इज़ इन द नेबरहुड ऑफ ऑथर। जो ऑथर है, हमारी जो लेखिका है, उनके वह पड़ोस का लड़का है। साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। साहिब बांग्लादेश से आया हुआ है। साहिब लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप। ही इज़ द नेबरहुड ऑफ ऑथर। वह ऑथर का पड़ोसी है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। वह बांग्लादेश से आया है। ही केम विथ हिज मदर इन 1971। ही केम विथ हिज मदर। वह अपनी माँ के साथ 1971 में आया था। हिज हाउस वॉज सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। उसका जो घर है वो ढाका के ग्रीन फील्ड में रहता था वो, ठीक है। एमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। ढाका के बीचों बीच, ग्रीन फील्ड के बीचों बीच वह रहता था। स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स सो दे लेफ्ट द कंट्री। तूफान ने इनके घरों को स्वेप्ट अवे, ढहा दिया, इसलिए यह यहाँ आ गया। उसने अपनी कंट्री छोड़कर यहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर for the children not wearing footwear. What explanation does the author offer for the children who does not wearing footwears? जो बच्चे फुटवेयर नहीं पहनते हैं उनके लिए जो ऑथर है वो क्या एक्सप्लेनेशन देती है। जो बच्चे जूते चप्पल नहीं पहनते उनके लिए ऑथर क्या एक्सप्लेनेशन देती है। आइए हम इसको भी देखते हैं। तो देखिए, वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर। ऑथर के द्वारा यह एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है कि दैट इट इज़ ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट। इट इज़ ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। जो लेखिका है वो कहती हैं कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है, ट्रेडिशन है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। ही वंडर्स इफ दिस ओनली द एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे टू परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब लेखिका कह रही हैं कि ये पैसे की कमी के कारण नहीं है। वह आश्चर्यचकित है इस बात से कि यह सिर्फ ये दिखाने के लिए वो नंगे पैर रहते हैं बच्चे वहाँ के, कि वो परपेचुअल पॉवर्टी, मतलब कभी ना मिटने वाली गरीबी को दिखाने के लिए ये जो एक्सप्रेस करता है उनका नंगे पैर रहना, इट एक्सप्रेस टू बी अ परपेचुअल पॉवर्टी। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। ये यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ से। It is not lack of money, he wonder if this is only an excuse to explain away the perpetual state of poverty। मतलब जो है कभी ना मिटने वाली गरीबी की अवस्था को प्रदर्शित करता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। He is also remembers the story of a poor boy who prayed to the goddess for a pair of shoes। ठीक है, also remember the story of a poor boy। और उसे उस एक गरीब बच्चे की कहानी भी याद आती है कि जो जूतों के लिए भगवान से प्रार्थना करता है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहेब चाय की दुकान में काम करने से खुश है, प्रसन्न है? देखते हैं। नो, साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। साहेब खुश नहीं है चाय की दुकान में काम करने से। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वह अपना खुद का मालिक नहीं रहा। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसके जो है उसके चेहरे से जो उसका केयर फ्री लुक था, बेपरवाह रहने का जो भाव था, वो खो गया। तो यही कह रहा है, हिज फेस हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। द स्टील कनिस्टर seems heavier than the plastic bags he would carry so lightly over his shoulder। अब ये कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक बैग है वो चाय के कनिस्तर से कहीं ज़्यादा लाइट वेट था। इसको जो चाय का कनिस्तर है उसे ज़्यादा हैवी लगता है। चाय का जो कनिस्तर जिसे वो लटकाता है वो उसके प्लास्टिक बैग से, कैरी बैग से कहीं ज़्यादा भारी लगता है उसको। ये लिखा ही है, दैट स्टील कनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। जो उसे वो अपने कंधे पर लटकाता था, वो जो बोरी प्लास्टिक की, उससे कहीं ज़्यादा उसे चाय का कनिस्तर लगता है। द बैग was his। बैग उसका था। द कनिस्टर belonged to the man who owns the tea shop। द कनिस्टर belonged to the man who owns tea shop। वो कनिस्तर तो उसका है जिस व्यक्ति की चाय की दुकान है, तो स्वाभाविक है कि उसे वो भारी लगेगा। मैंने इसकी हिंदी समझा दी है। आप अपनी कॉपी में लिख के 1-2 बार पढ़िए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आई होप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद सिटी को फेमस क्या बनाता है? द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल्स। फिरोजाबाद जो सिटी है वो बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह है मध्य भारत का एक बड़ा फेमस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यहाँ पे। ठीक है, ग्लास ब्लोइंग मतलब इसका मतलब हो जाएगा कांच के आभूषण बनाने की फैक्ट्री, इंडस्ट्री। ठीक है ना, सेंटर ऑफ इंडिया। फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस बिल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड। ठीक है, यहाँ की जो पीढ़ियाँ हैं वो चूड़ियाँ बनाने में, पॉलिश करने में, उनको वेल्डिंग करने में, जोड़ने में, बनाने में अपनी पीढ़ियाँ लगा देती हैं चूड़ियाँ बनाने में इस भूमि पर। यहाँ मतलब इतना ज़्यादा काम होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। ये देखते हैं आगे। ठीक, अगला है मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जब कांच की फैक्ट्री में काम करते हैं, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जहाँ पे कांच के आभूषण बनते हैं, उस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करने के क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उनको ज़रा उनका उल्लेख कीजिए। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना। ठीक है, मेरा मतलब है आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता चलना चाहिए जिससे आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, और मैं सभी अपने शिक्षकों से और प्यारे बच्चों से भी आग्रह करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर सिट इन डार्क हटमेंट। बच्चे अपने लड़के लड़कियां अपने मम्मी पापा के साथ डार्क हटमेंट में बैठते हैं। डार्क हटमेंट मतलब एक घर होते हैं, जैसे बोल सकते हैं काल कोठरी। डार्क हटमेंट जैसे बोलते हैं काल कोठरी, जहाँ लाइट बहुत कम होता है, हवा नहीं आ रही ठीक से। ठीक है, डार्क हटमेंट। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग। आपने देखा होगा चिमनी या मोमबत्ती जब जलाते हैं तो उसकी लैंप जो है उसकी ज्वाला हिलती रहती है, फ्लिकरिंग। तो इस प्रकार का जो फ्लिकरिंग लाइट होता है ये आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह होता है। लाइट स्थायी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब अगर लाइट आ रही जा रही हो बार बार, तो लाइट जो चिम होता है तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों को इफेक्ट करता है। तो वही कह रहे हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ ए फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, मतलब तेल के दीपक
दे बेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। चूड़ी के जो सर्किल में वो जो कांच के टुकड़े बेल्ड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, उस लो में, ज्वाला में जोड़ते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। मतलब वो कह रहा है, लेखक कह रहा है कि उनकी जो आँखें हैं वो अंधेरे में लाइट के अपेक्षा ज़्यादा एडजस्टेड हो जाती हैं, ज़्यादा समायोजित हो जाती हैं, उनको देखने में आसानी होती है वहाँ पे। दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और वो वयस्क होने से पहले ही अपनी आई साइट खो देते हैं, अपनी आँखों की जो ज्योति है, आई साइट्स जिसे कहते हैं, आँखों की ज्योति, वो खो देते हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स इंजरीज टू आइज। और जो डस्ट, जो चूड़ियों को पॉलिश करने के दौरान जो डस्ट होती है, द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग द बैंगल्स इंजर्स देयर आइज, उनकी आँखों को इंजर कर देती, जख्मी कर देती, जोखिम कर देती, खराब कर देती। मैनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड। कई काम करने वाले जो वर्कर हैं ब्लाइंड हो जाते हैं। द फर्नेस हैव द वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयर फॉर वेरी डेंजरस। द फर्नेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर। जो फर्नेस है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता है ये काम, एंड देयर फॉर वेरी डेंजर, इसलिए यह बहुत ही खतरनाक होता है। यह काम ज़्यादा तापमान में होता है, इसलिए यह काम बहुत खतरनाक है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो समझ में आ गया ये पूरा मामला क्या है। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट हिज फैमिली। मुकेश से उसका जो नज़रिया है उसके परिवार से किस प्रकार से अलग है। यहाँ दो लड़कों की बात हो रही है, एक है साहिब आलम और एक है मुकेश। जैसा कि साहिब आलम का मतलब क्या है, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, उसे पता ही नहीं है। अक्सर अपन ने देखा है लोगों का, जैसे लड़की का नाम है राजकुमारी, वो पता चला कि गरीब है, ठीक है, तो ऐसा होता है। लड़के का नाम है प्रिंस, वो पता चला कि भैया जूते पहनने को नहीं है। तो इस प्रकार से नाम में क्या है, नाम में क्या रखा है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, मुकेश ग्रैंड मदर थिंक दैट द गोल्ड गिवन लाइनेस कैन नेवर बी ब्रोकन। जो मुकेश की दादी कहती हैं कि जो गॉड गिवन लाइनेस नेवर कम ब्रोकन, लाइनेस कैन नेवर बी ब्रोकन। उसकी दादी कहती हैं कि गॉड ने जो उनको लाइन दी है, एक रेखा दी है चूड़ी बनाने की, ये कभी तोड़ी नहीं जा सकती। हर सन एंड ग्रैंड सन आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर। और उनका जो बेटा है और उनका जो पोता है, नाती है, वो दोनों ही चूड़ी बनाने वाली फैमिली में उनका जन्म हुआ है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। उन्होंने चूड़ियों के सिवा देखा ही क्या है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। मुकेश फादर हैज़ टॉट देम वाट ही नोस। और मुकेश के पिताजी ने उनको वही सिखा दिया जो वो जानते हैं। अक्सर देखा होगा फैमिली में जो पेरेंट्स जानते हैं वही तो बच्चे सीखते हैं और उनको सिखा भी देते हैं वो। तो यहाँ पे फिर है द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उन्होंने बैंगल बनाने की उनको कला सिखा दी। बट मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। परंतु मुकेश तो भैया मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न। वह गैरेज जाएगा और सीखेगा। थ्रू द गैरेज इज़ दो द गैरेज इज़ फॉर अवे फ्रॉम हिज होम, ठीक है। जबकि यद्यपि गैरेज उसके घर से थोड़ी दूर है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मुकेश का एटीट्यूड किस प्रकार डिफरेंट है। तो मुकेश ग्रैंड मदर said God has given them a lineage of a making bangles that can never be broken। भगवान ने जो उनको लाइनेज दी है वो कभी टूट नहीं सकती। उसके बाद उसके पिताजी का और उसके खुद का जन्म चूड़ी बनाने वाले परिवार में हुआ है। अब वो उसके पिताजी जो हैं मुकेश के, उन्होंने उसे सब कुछ सिखा दिया चूड़ी कैसे बनाते हैं। परंतु जो मुकेश है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तथापि गैरेज उसके घर से थोड़ी दूर है, ठीक है। तो इसको जो है आप लिख के अच्छे से याद करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो अब है अपना अगला क्वेश्चन है, और व्हाट कुड बी, ठीक, अगला है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। गांव से शहर की तरफ लोगों का जो पलायन होता है, माइग्रेशन होता है, उसके पीछे क्या वजह है, आप बताइए। देखिए, अगर जनरली यहाँ की बात करें तो यहाँ तो बहुत सारी वजह हैं। एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, लग्जरियस लाइफ स्टाइल के लिए, ठीक है ना।
बहुत सारे कारण हैं, फैसिलिटीज़ के लिए लोग जाते हैं शहर में, गांव में थोड़ी सी कम होती हैं सुविधाएं। लेकिन यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें उत्तर उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। ठीक है, पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। यहाँ पे लिखा है कि लोग गांव से शहर की तरफ अपनी जीविका कमाने के उद्देश्य से जाते हैं। देयर फील्ड फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उनके जो घर हैं उनको ज़रूरी रोजी रोटी भी नहीं दिला पाते हैं, इसमें भी असफल हो जाते हैं उनके खेत। सिटीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, शहर उनको रोज़गार देता है, जॉब और मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, और कम से कम उनको मीन्स ऑफ गेटिंग फूड वो चीज़ें होती हैं कि खाना के साधन कुल मिला के, मीन्स ऑफ गेटिंग फूड भोजन प्राप्ति के साधन देता है शहर उनको। बात ये है, मीन्स ऑफ गेटिंग फूड मतलब भोजन प्राप्ति के साधन। जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अपन बोलते हैं ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ एजुकेशन, मीन्स ऑफ फूड, गेटिंग फूड, तो ये सब चीज़ें मीन्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे के साधन। ठीक है, द प्रॉब्लम इन केस ऑफ द पुअर is to feed the hungry members. The problem in case of the poor is to feed the hungry members. Survival is a primary concern. तो क्या है, मतलब जो मैन हैं, जो लोग हैं, उनका उद्देश्य होता है, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है गरीबों की सिर्फ पेट भरना, और सर्वाइवल इज़ अ मेन कंसर्न, जीविका ही मुख्य कंसर्न है, मतलब जीविका का ही मुख्य संबंध है यहाँ पे, जीविका से ही मुख्य संबंध यहाँ जीविका का ही है कि वो जीविका के उद्देश्य से यहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वुड यू एग्री दैट द प्रॉमिस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली कैप्ट? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन इन इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट? इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट। देखिए, क्या आपको लगता है कि जो गरीबों से जो गरीबों से जो की जाती है, पुअर लोगों से जो वादा किया जाता है, क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि गरीबों से जो वादा किया जाता है वो रेयरली पूरा होता है, बड़ी बमुश्किल ही पूरा हो पाता है? वाई डू यू थिंक दिस, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हैपन इन दिस, और आप ऐसा अगर सोचते हैं तो इस पर जो है इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट, तो अपना जो है कथन यहाँ पे आप बताइए। ठीक है, तो देखिए, द प्रॉमिस मेड टू द पुअर आर रेयरली कैप्ट। जो गरीबों से जो वादा किया जाता है वो बहुत कम, रेयरली कैप्ट। द ऑथर आस्क्ड साहेब हाफ जोकिंग, द ऑथर सेड साहेब, क्योंकि ऑथर साहेब से हाफ जोकिंग में कहता है, वेदर ही विल कम टू हर स्कूल इफ़ सी स्टार्ट वन, क्या वह उसके स्कूल आएगा अगर वह उसको स्टार्ट करती है? साहेब एग्री टू डू सो, साहेब सहमत हो जाता है। A few days later he asked if the school is ready. The writer feels embarrassed at having made a promise. A few days later, कुछ दिन बाद वह पूछता है क्या उनका स्कूल तैयार हो गया है? ठीक है, The writer feels embarrassed, और जो लेखिका हैं वो embarrassed मतलब शर्मिंदा होती हैं। Having made a promise that was not meant, मतलब एक ऐसी वादा कर लेती हैं, ऐसी प्रॉमिस कर लेती हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई मतलब नहीं है। प्रॉमिस लाइक हर्स अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ देयर ब्लीक वर्ल्ड, और जिस प्रकार की जो प्रॉमिस है, जो वादा है, जो लेखिका महोदया ने की है, इस प्रकार के वादे इन बच्चों को हर गली चौराहे पे, कॉर्नर पे कोई भी इनसे इस प्रकार के वादे करता रहता है। इनकी ब्लीक वर्ल्ड मतलब इनकी इस प्रकार की दुनिया में, झूठी दुनिया में इनसे कोई भी इस प्रकार के वादे करता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, व्हाट फोर्स कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? मतलब कौन सी ताकत और कौन सा षड्यंत्र यहाँ के लोगों को बेंगल बनाने के फिरोजाबाद के कारखानों में फंसाए रखता है और वो गरीबी में फंसाए रखता है? आखिर उनसे कौन सा षड्यंत्र है जिस वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के लोग हैं, वो चूड़ी बनाने में, जो वर्कर्स इन बांग्लादेश इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, ऐसा कौन सा षड्यंत्र है कि जो चूड़ी बनाने वाले कारखाने के जो बच्चे हैं या लोग हैं वो गरीबी में रहते हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सा षड्यंत्र है, कौन सी उनके प्रति खिलाफ रणनीति है? तो देखिए यहाँ पे है,
सर्टेन फोर्स कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद पॉवर्टी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में से ही पूरा उतार देना है और सर्टेन जोड़ देना है। सर्टेन फोर्स कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। निश्चित कुछ षड्यंत्र हैं जो वहाँ के जो लोग हैं फिरोज़ाबाद की जो इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनमें बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको गरीब रखने के लिए। दीज इंक्लूड्स, इसमें शामिल हैं, देखिए, द मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स क्या होता है? जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो ब्याज पे पैसे देते हैं, उनको क्या बोलते हैं यार? मनी लेंडर्स को क्या बोलते हैं? साहूकार, मनी लेंडर साहूकार। द मिडिल मैन, बिचौलिए। द पुलिसमैन, पुलिस वाले। द कीपर्स ऑफ लॉ, नियमों को बनाने वाले। द ब्यूरोक्रेट्स, अफसर लोग। द पॉलिटिशियन, राजनेता, नेतागिरी करने वाले। टुगेदर दे इम्पोज ए हैवी बर्डन ऑन द चाइल्ड। और ये सब मिलके बच्चों पर एक हैवी बर्डन डाल देते हैं, एक बड़ा बोझ डाल देते हैं। ये बड़ी समस्या है कुल मिला के सभी। तो ये बड़ा सिंपल है, देखिए कितना अच्छा लिखा है। द सर्टेन फोर्स कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। दीज इंक्लूड्स, और उसके बाद सबके नाम जोड़ दीजिए आप। बड़ा सिंपल है, बन जाएगा। चलो ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उससे क्या होता है कि एक मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार बच्चों के कम से कम काम की चीज़ है, बता दूँ, है ना। बाकी ऐसा नहीं है, मुझे बहुत काम है यार, 17 काम रहते हैं मुझे भी, एंड पर अच्छा लगता है। एजुकेशन का प्रचार प्रसार होना चाहिए, है ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एजुकेशन का प्रचार प्रसार? ठीक है, कितने सारे बाबा लोग अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो ऐसा ज्ञान रहता है परीक्षा में नहीं आता। चलो ठीक है, तो अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपके अनुसार क्या मुकेश अपने सपने को पूरा कर सकता है? रियलाइज़ मतलब पूरा करना, रियलाइज़ उसको सच कर देना। क्या मुकेश अपने सपने को साकार कर पाएगा? चलो देखते हैं आपको क्या लगता है। जो आपको लगता है मुझे भी लगता है। मुझे लगता है क्यों नहीं कर सकता मुकेश अपना सपना साकार? कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अगर आप जो काम सोचते हो इसका मतलब वो हो सकता है। कोई भी विचार दिमाग में आता है इसका मतलब वो हो सकता है। हम करें या ना करें ये अलग बात है, पर वो हो सकता है। ठीक है, कहते हैं ना कि तुमको सफलता मिले या न मिले ये तो नसीब की बात है, परंतु आप कोशिश ही ना करो ये तो गलत बात है। यही बात है यहाँ पे। मुकेश इज़ द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश इज़ द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मोस्ट ऑफ द यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद हैव नो इनिशिएटिव्स और एबिलिटी टू ड्रीम। मतलब फिरोजाबाद के बहुत से गरीबों में इनिशिएटिव्स मतलब यह है कि उनमें ना तो उनमें कुछ नया करने की एबिलिटी है और ना ही मैन फिरोजाबाद हैव नो एबिलिटी टू ड्रीम, और ना ही सपने देखने की क्षमता है। ठीक है, बट मुकेश इज़ एन एक्सेप्शन। मुकेश एक अपवाद है। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद है। ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक करेज एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ फैमिली ऑक्यूपेशन। उसमें साहस है, उसमें क्षमता है, उसमें साहस है कि वो जो परिवार की जो परंपरा है उसको वो तोड़ सकता है। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑल्सो। उसमें एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है। स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति है। ही डज़ नॉट वांट टू बी ए पान इन द हैंड्स ऑफ ए मिडिल मैन ऑफ ए और मनी लेंडर्स। मतलब वह उनके हाथों का सिक्का खिलाड़ी नहीं बनना चाहता, या उनके हाथों में नहीं आना चाहता, जैसे कि मनी लेंडर्स हैं और मिडिल मैन, बिचौलियों और जो साहूकारों के वो हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता, बट बी ए पॉन इन द हैंड्स। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर बाय बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक। वह मोटर मैकेनिक बनकर वह अपना मालिक खुद बनना चाहता है, हिज ओन मास्टर। ठीक है, ही कैन रियलाइज, वह अपना ड्रीम्स ज्वाइनिंग ए गैरेज एंड लर्न द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग कार्स एंड ड्राइविंग देम। वह अपना सपना पूरा कर सकता है, कार रिपेयर करना सीख जाएगा, उसे चलाना सीख जाएगा। ही विल
have to overcome many hurdles before he succeed. उसे कई समस्याओं पर विजय प्राप्त करना है सफल होने से पहले. Then comes transport problem, जैसे कि then come transport problem. Money is the first transport problem, उसे आने जाने की समस्या क्योंकि गैरेज थोड़ा दूर है. Money is the first one, he will have to earn some money himself, उसे कुछ पैसे कमाने होंगे. The garage is a long way from his home, उसके घर से दूर है गैरेज. He will have to cover it twice every day anyhow while walking on foot, उसे पैदल चलकर कैसे भी करके उस दूरी को उसे कवर करना है. Patience, hard work, firm will and the determination to learn will help him realize his dream. धैर्य, कठिन परिश्रम, फर्म विल, फर्म कठोर इच्छा, एंड द डिटर्मिनेशन, और एक डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प, टू लर्न विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम, ये सारी चीज़ें उसकी सफलता में उसकी मदद करेंगी. यह सारी चीज़ें आप लोगों के पास भी होनी चाहिए. अगर आपके पास भी ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आप भी जीवन में सफलता प्राप्त करोगे. चलो ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप तैयार कीजिए. कितने क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मेरा काम है कि मैं जितने इसमें हूँ मैं सारे आपको समझा दूँ. पता नहीं कौन से क्वेश्चन की आपको आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है. और जब हम सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एटलीस्ट हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, कई बार एक्सट्रैक्ट भी आ जाता है. ठीक है. मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ठीक है, मेंशन द वर्किंग, ओके, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करने से क्या क्या नुकसान होते हैं. द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैज़ मैनी हेल्थ हैजार्डस. जब ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसके कई हैजार्डस हैं. इट एक्चुअली एम्प्लॉयज स्मॉल चिल्ड्रन. इट यूजुअली एम्प्लॉयज स्मॉल चिल्ड्रन. It usually employs small children. It is illegal to employ very young children in hazardous industries. ठीक है. Hazardous of working in the glass bangles industry. तो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री है तो इसके क्या नुकसान हैं, इसके क्या हैजार्डस हैं, क्या दिक्कत होती है इस प्रकार की इंडस्ट्री में काम करने से. द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैज़ मैनी हेल्थ हैजार्ड्स. इस जो इंडस्ट्री है, ये जो उद्योग है कांच बनाने का, कांच की चूड़ी बनाने का, इसमें बहुत सारे हैजार्डस हैं. इट्स यूजुअली एम्प्लॉयज़ स्मॉल चिल्ड्रन. यहाँ पे जनरली जो मूलतः या प्रायः छोटे बच्चे यहाँ पे कर्मचारी होते हैं. इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय वेरी यंग चिल्ड्रन इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज़. और बहुत छोटे बच्चों को यहाँ पे रोज़गार देना ये अवैध है, गैरकानूनी है. बट सर्टेन फोर्स लाइक, कुछ ऐसे ताकत हैं जैसे कि बिचौलिए मिडलमैन, मनी लेंडर्स, ठीक है, साहूकार, पुलिस एंड पॉलिटिशियन, कंबाइन द ट्रैप द पुअर वर्कर्स. कंबाइन द ट्रैप, ये सब मिलकर गरीब लोगों को ट्रैप कर लेते हैं, जाल में फंसा लेते हैं कैसे न कैसे. फिर उसके बाद है, फिर यहाँ से है, लेट अस फर्स्ट कंसीडर द प्लेस वेयर द बेंगल्स मेकर्स वर्कर. कंसीडर द प्लेस, लेट अस फर्स्ट कंसीडर द प्लेस. अगर हम किसी प्लेस पर विचार करते हैं, इट इज़ ए कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री छोटी सी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री. दे वर्क इन द ग्लास फर्नेश विद हाई टेम्परेचर. ये छोटी सी जगह में जो कांच में फिनिशिंग का काम करते हैं, फर्निश एंड हाई टेम्परेचर. द डिंजी सेल्स आर विदाउट एयर एंड लाइट. डिंजी मतलब होता है काल कोठरी टाइप होती है, डिंजी मतलब सघन. ये सेल्स होती हैं, कोठी होती है जहाँ पे लाइट भी नहीं होता और हवा भी नहीं होती. बॉयज एंड गर्ल्स वर्क हार्ड ड्यूरिंग डे नेक्स्ट टू लाइन ऑफ द फ्लेम और द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प. मतलब जो है कि हिलती हुई ज्वाला के सामने, लैंप के सामने वो काम करते हैं दिन रात. ठीक है. ड्यूरिंग डे नेक्स्ट टू लाइन्स, वर्क हार्ड वर्क ड्यूरिंग डे नेक्स्ट टू द लैंप.
दिन के दौरान काम करते हैं, रात में नहीं करते। दे बेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। वे कलर्ड जो ग्लास होते हैं, कांच होते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट ऑफ आउटसाइड। बाहर के लाइट की अपेक्षा अंदर के लाइट से उनकी आंखें ज़्यादा एडजस्ट होती हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और इसलिए वो एडल्ट बनने से पहले ही अपनी आई साइट खो देते हैं। ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास आर ऑल हेल्थ हैजार्डस। मतलब ये है कि ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग पीसेस, ग्लास के जो वेल्डिंग करते हैं, जो सोल्डरिंग पीसेस होते हैं ऑफ ग्लास आर ऑल हेल्थ हैजार्डस। और वो सारे हेल्थ जो है हैजार्डस नुकसान उनको होते हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स एडवर्स इफेक्ट द आइज एंड इवन एडल्ट गो ब्लाइंड। और यहाँ तक कि युवाओं को वो ब्लाइंड तक कर देती है, जो डस्ट होती है जिससे जो निकलती है उसकी पॉलिश से। दस सराउंडिंग प्रिवेलिंग condition and the type of a job involved all the probe risky to the health of the workers। मतलब सराउंडिंग प्रिवेलिंग मतलब सराउंडिंग कंडीशन, जो उनके आसपास की जो सारी कंडीशन हैं वो ऐसी हैं कि वो उनको नुकसान पहुंचा देती हैं, उनको वर्कर्स को नुकसान पहुंचाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन है और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम और क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। What should child labor be eliminated and how? Why should child labor be eliminated and how? ये कह रहे हैं कि जो बाल मजदूरी है, चाइल्ड लेबर है, वह कैसे समाप्त की जा सकती है और ठीक है क्यों समाप्त की जानी चाहिए और कैसे। जो बाल मजदूरी है वो क्यों समाप्त की जानी चाहिए और कैसे। तो देखिए, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट टेंडर एज ठीक है एज आई डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर इसलिए एलिमिनेट होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को टेंडर एज, टेंडर मतलब होता है नाजुक उम्र में उनसे काम करवाया जाता है। कौन सा? डोमेस्टिक सर्वेंट, घरेलू नौकर, डिश वॉशेस, बर्तन साफ करने वाले, एट रोड साइड, ठीक है, ढाबास, रोड साइड के ढाबा में, एंड इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज मेकिंग ग्लास बैंगल्स। और इस प्रकार की जो उद्योगों में जैसे चूड़ियाँ बनती हैं उनमें, ब्रिस, क्रैकर्स एसेट्रा, जैसे क्रैकर्स जहाँ पे फटाके बनते हैं, ब्रिश और भी कोई चीज़ें बनती हैं वहाँ पे भी, जैसे कि बेकरी टाइप से। लूज द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी का जो चार्म है, अपनी ज़िंदगी का मज़ा है, अपनी ज़िंदगी का वसंत है, उसे वो खो देते हैं। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन। उनका बचपन चुरा लिया जाता है, छीन लिया जाता है। वर्डन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क दे बिकम एडल्ट टू सून। और जिम्मेदारियों का जो बोझ है उन्हें समय से पहले वयस्क बना देता है। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर न्यूरिश्ड। उनमें से बहुत से अंडर न्यूरिश्ड मतलब जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनको प्रॉपर जो है उनको डाइट नहीं मिल पाती, प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, अंडर न्यूरिश्ड हो जाते हैं। इल फैट मतलब बीमार हो जाते हैं, अनएजुकेटेड रह जाते हैं, एडगोर गरीब रह जाते हैं। दे हैव अ स्टंट ग्रोथ। उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। स्टंट ग्रोथ मतलब वो रुक जाते हैं। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू द कंसर्ट एफर्ट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज, NGO। मतलब चाइल्ड लेबर सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा, एजेंसियों के, सरकारी एजेंसियों, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्वसहायता समूह, पॉलिटिकल लीडर्स, राजनेता, मेरे पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प। और पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प, सिर्फ नियम बना देने से कुछ नहीं हो सकता। लॉ शुड बी इंटेक्टेड फेथफुली। और जो नियम है वो इंटेक्टेड, लागू होना चाहिए, फेथफुली, ईमानदारी से लागू होना चाहिए। द चिल्ड्रन थ्रोन आउट ऑफ द वर्क शुड बी रिहेबिलिटेट कैन गिवन प्रॉपर फूड।
और जो बच्चों को जहाँ से मुक्त किया जाता है उनको दोबारा निर्वासित किया जाना चाहिए, उनको बसाया जाना चाहिए कहीं पर रिहेबिलिटेटेड एंड गिवन प्रॉपर फूड, उनको अच्छा भोजन दिया जाना चाहिए। क्लॉथ, कपड़े, एजुकेशन एंड पॉकेट मनी और जेब खर्च का पैसा भी उनको मिलना चाहिए। देयर फीलिंग थ्रू एंड इमोशन शुड बी रिस्पेक्टेड, उनकी जो भावना है, इमोशंस है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेट देम एन्जॉय सनशाइन एंड फ्रेश एयर, आइए उनको भी हम सूर्य का आनंद लेने देते हैं और ताज़ी हवा का मज़ा लेने देते हैं। तो आइए दोस्तों, मुझे लगता है यह आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर यह पोएम आपके पाठ्यक्रम में ना भी हो तो भी पढ़िए। मैं तो ये कहता हूँ, ये जो आर्टिकल्स है, ये लेख है, ये लेसन है, बहुत ही मज़ेदार है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।